अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़राअत टाइम। कोहिनूर ज़राअत टाइम में इस वक्त आप मेरे पीछे लहलहाते हुए खेत देख रहे होंगे, जो हरियाली ही हरियाली है। हम लोग इस वक्त अपने बहुत ही एक मकामी खेत में मौजूद हैं। इस वक्त धान की फसल का सीज़न है और हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इनडोर किए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको आउटडोर की भी सैर करवाई जाए। आउटडोर की सैर में आपको हम लोग बाहर की खेतों की सैर भी करवाएंगे और बताएंगे आजकल जो सीज़न है धान का फसल का, उस फसल को किस तरह काश्त किया जाता है, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, क्या एहतियात चाहिए, क्या उसके लिए जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें मतलब कि कोई जहर मार दवाइयाँ ऐसी हैं जिस पे सब्सिडी भी हुकूमत ने दी हुई है और वो आगे तक आवाम तक भी पहुंच रही है, और उसको इस्तेमाल करके हम लोग धान की फसल को किस तरह काश्तकार जो है वो काश्तकार ज़्यादा काश्त कर सकता है फसल को। और इसी हवाले से हमारे साथ जो है मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर जावेद अख्तर पटियार साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह हैं गुजरांवाला, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम करेंगे कि धान की फसल के बारे में, यहाँ पे जो काश्त हो रही है उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है और काश्तकार क्या कर रहा है। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, ये बताइएगा धान की फसल का सीज़न शुरू हो चुका है काश्त का, इसके लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं और काश्तकार को आप आगे क्या सहूलियात मैसर कर रहे हैं और उसको किस तरह मतलब मैनेज करना चाहेंगे? इस साल डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में हमें जो टारगेट असाइन किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके मुताबिक 5,09,000 एकड़ पे धान की फसल काश्त की जाएगी। नर्सरी जो हमारा फार्मर है उसने सो कर ली है और वो इस वक्त खेत में मुंतकिली के मराहल में है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की है कि अपने फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए, उसकी मुआवनत की जाए, उसे एडवाइजरी सर्विसेज दी जाएं, उसकी माली मुआवनत की जाए। इस साल हमने अपने ज़िम्मेदारों को बीज ख़रीदने के लिए जो हमारी बीज की जो हमारी फाइन वैराइटीज़ हैं उनके ऊपर 1200 तक की सब्सिडी दी है फ़ी एकड़, और जो हमारी मोटी अक़साम है धान की उन पे हमने 1000 रुपये तक की सब्सिडी दी है। इसके अलावा जिंक के ऊपर 600 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह जो हमारी जो ज़िम्मेदार हैं, जो रवायती काश्त है उसको मशीनी काश्त पे मुंतकिल करने के लिए फार्मर्स को ज़रियालात जिसमें राइस ट्रांसप्लांटर है वो दिए जा रहे हैं और उस पे भी 50% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि धान की जो फसल है खादों के इस्तेमाल की, इसकी क्या अहमियत है और काश्तकार इस वक्त कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करे कि वो जो है खाद को किस तरह इस्तेमाल करे, क्या हिकमत अमली इसकी होनी चाहिए? जी, पैदावारी अहदाफ हासिल करने के लिए, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मुतनासिब खादों का इस्तेमाल अज़ हद ज़रूरी है। इस सिलसिले में हम अपने फार्मर को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी ज़मीन का एनालिसिस करवाए और तज्ज़ियाती रिपोर्ट की रोशनी में खादों का इस्तेमाल करें। औस ज़रख़ेज़ ज़मीनों के लिए जो हमारी फाइन वैराइटीज़ हैं धान की, उनमें हम सुजेस्ट करते हैं कि 1.5 बोरी DAP, 1.25 बोरी SOP और 1 बोरी पोटाश। लेकिन जो हमारी मोटी अक़साम है उसमें खाद की थोड़ी सी मिकदार हम बढ़ा देते हैं, उनमें हम 2.25 बोरी यूरिया और 2.25 बोरी DAP और 1.25 बोरी पोटाश इस्तेमाल की तजवीज़ देते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा जो आप
धान की फसल की बात कर रही हैं, इसके ये वैसे इसकी कितनी इकसाम है, कोई आपके क्वालिटीज़ कितनी है हमारे जो धान की है फसल जो उसकी है? इसकी जी कुछ जो हैं वो फाइन वैरायटीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं, और कुछ जो हैं कोर्स वैरायटीज़ जिनको हम मोटी अकसाम भी कहते हैं। तो फार्मर आम तौर पे जो मोटी अकसाम है, चूँकि उनका जो स्पैन है वो कम होता है, और वो इस वजह से काश्त करता है कि उससे हार्वेस्ट करने के बाद वो अपनी कोई और अगली फसल जो है उस ज़मीन में ला सके। तो जो हमारी फाइन वैरायटीज़ हैं उनका दौरानिया जो है वो कदरे लंबा होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा ये कितने एक्सपोर्टेबल कौन सी है आप समझते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट होती है चावल जो है वो राइस, वो कौन सा ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, 2 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं? जी हमारी जो सुपर वैरायटीज़ हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा अच्छा उनका है और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ साथ हमारी 1121 11-21 जो वैरायटी जिसको हम कायनात बोलते हैं उसकी भी एक्सपोर्ट का क्वांटम जो है वो काफ़ी हद तक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा धान की फसल में जो जड़ी बूटियाँ हैं इसकी तल्फ़ी क्यों ज़रूरी है, और इसके बारे में कोई जो है ना काश्तकार को थोड़ी सी आगाही दें कि इसकी तल्फ़ी जो है काश्तकारों की कोई रहनुमाई करें कि जड़ी बूटियों की तल्फ़ी क्यों ज़रूरी है? जड़ी बूटियाँ जो हैं जी ये हमारी फसल का 35 से 40% जो है खुराक का वो ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर लेती हैं। तो अच्छी पैदावार हासिल लेने के लिए इनका बर वक्त कंट्रोल जो है वो लाजमी है। तो हम सिफारिश करते हैं कि जो ही नर्सरी जो है वो खेत में मुंतकिल कर दी जाए तो इसके तदारक के लिए महकमा ज़राअत तौसीह के अमला के साथ रब्ता करें ताकि वो जड़ी बूटियों की तशख़ीस के बाद जो ज़रूरी ज़रूरी अद्वियात हैं वो आपको तजवीज़ कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो नाजुक मराहिल है धान की फसल का ये क्या होता है और इसके बारे में इसकी एहतियात क्या है, ये किस तरह आप काश्तकार को गाइड करेंगे? धान की फसल में कुछ ऐसे मराल आते हैं कि अगर उन मराल पे पानी की कमी आ जाए तो हमारी पैदावार में बहुत हद तक कमी आ जाती है। तो हमारी अपने किसान को ये सिफारिश होती है, उनसे ये दरख्वास्त होती है कि वो इन नाजुक मराहल पे पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें। ये गोब से लेकर सिट्टा दाना भरते तक बिल्कुल फसल को सोखा नहीं आना देना चाहिए, और इन मराहल पे पानी जो है वो खेत में मौजूद होना चाहिए। अच्छा, यानी कि इसमें पानी जो ये करते हैं ये मतलब कि आप पानी किस तरह आप इसको डिफ़ाइन करते हैं, मतलब कि कोई आपकी टीमें हैं या कोई काश्तकार को किस तरह इसकी रहनुमाई देते हैं कि आपने इतना पानी लगाना है, आपने पानी ज़्यादा लगा दिया या पानी कम लगा दिया, इसकी कोई आप एजुकेशन देते हैं काश्तकारों को? आपकी कोई ऐसी टीमें हैं या आपके कोई ऐसे ऑफिसरान हैं, या इसके लिए क्या एहतमाम किया गया है काश्तकारों का? हमारा फील्ड असिस्टेंट जो है वो यूनियन कौंसिल लेवल पे ज़िम्मेदारों की रहनुमाई कर रहा है, और हम ये एडवाइज़री डिसेमिनेट करते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग के वक्त खेत में 1.5 इंच तक पानी खड़ा होना चाहिए, जो कि बाद में 3 इंच तक कर देना चाहिए। लेकिन ये 20 से 25 दिन जो हैं वो आप खेत में पानी ज़रूर खड़ा करें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, क्योंकि पानी की बड़ी कमी आ रही है पूरे पाकिस्तान में, पता लग रहा है कि जी पानी जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसमें एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किया गया मुतारफ़, उसमें उसका क्या फ़ायदा हो रहा है और यहाँ तक कितनी हद तक वो कामयाब है, इसके बारे में कुछ ज़रा बताइएगा। और काश्तकारों को आप इसके मुतालिक एजुकेट कर रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी को सेव करना है आइंदा के लिए? जी बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि हमारे पास जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, तो हम अपने फार्मर को एडवाइस करते हैं कि वो ख़ासकर जो आपकी सब्ज़ियां हैं
اور آپ کے باغات ہیں ان میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ضرور ڈرپ اریگیشن کا استعمال کریں تاکہ پانی کی بچت ہو سکے. یعنی کہ اس کو پورا ایجوکیٹ کرتے ہیں، جو فیلڈ آپ کے آفیسر ہیں وہ جاتے ہیں فیلڈ میں اور اس کو سب کو جو ہے ہر بندے کو بتاتے ہیں کہ جی اتنا پانی ہونا چاہیے، اتنا. زمین کے بارے میں بھی کوئی آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ زمین میں یہ فصل اگ سکتی ہے اور اس زمین میں آپ اتنا یہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل دیکھا گیا کہ جو کسان ہے نا وہ آج کل جو ہے نا ہر کوشش کرتا ہے کہ پروفیٹیبل جو فصل ہے نا اسی کو کاشت کیا جائے، تو وہ اس کی زمین فیزیبل ہو یا نہ ہو وہ کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو نقصان آتا ہے. اس کے لیے کیا آپ نے مطلب لائے عمل تیار کیا ہوا ہے؟ ہمارا جی ایک پروجیکٹ ایکسٹینشن سروس ٹو ڈارٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے تحت ہمارے جو فیلڈ اسسٹنٹ ہیں وہ فارمر فیلڈ پہ جا کے وہاں سے سائل کا سیمپلس کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو لیب میں انالیسس کے بعد ان کو ایڈوائس دے رہے ہیں کہ اس انالیسس رپورٹ کی روشنی میں ہی وہ اپنی فصلوں کی جو کاشت ہے اس کو یقینی بنائیں تاکہ منافع بخش جو ہے وہ زراعت کو فروغ دیا جا سکے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح کی زمین ہے اس کے مطابق، یعنی کہ اگر چاول کی جو ہے وہ زمین فیزیبل نہیں ہے تو آپ اس کو بالکل نہیں کرنے نہیں دیتے، یا کہ وہ اپنی مرضی کر جاتا ہے کسی ٹائم پہ؟ جی ہماری اس ذمہ دار کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اکثر اوقات وہ ہماری بات کو مان لیتا ہے لیکن کئی دفعہ وہ پھر اپنی مرضی بھی کر لیتا ہے. کیونکہ یہ اکثر دیکھا گیا وہ جب کاشتکار کی فصل نہیں نہ ہوتی تو وہ یوریا پہ یا کسی پیسٹیسائڈس پہ اس پہ مطلب وہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ٹھیک نہیں ملی اسی لیے نہیں ہو سکا. لیکن محکمہ زراعت سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی جو زمین ہے وہ فیزیبل نہیں تھی اس فصل کے لیے. تو اس کے لیے کوئی ہے کوئی قانون کوئی چیز بنائی ہے کہ نہیں اس بندے نے یہی فصل کاشت کرنی، اس کو نہیں کرنے دینی، یا کہ وہ اپنی ہی منمانی کرتے ہیں جو کاشتکار ہیں؟ جی بہت ساری پرپوزل جو ہیں وہ اس وقت فلوٹ کر رہی ہیں لیکن اس پہ عملی طور پہ ابھی تک کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ نہیں ہو پائی. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ضرور اس پہ جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ کہ ضرور اس پہ کچھ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح انسانوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں اس طرح فصلیں بھی جاندار ہیں ان کو بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو ان بیماریوں میں آپ نے ان کے کوئی ڈاکٹرز ہیں یا ان کے کوئی آفیسران ہیں جن کی جو آپ کاشتکار کو آ کے ہیلپ کرتے ہیں؟ کوئی بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے آپ قبل از وقت اس کو بتاتے ہیں، یا کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے جس کا علاج مطلب آپ پھر جا کے کرتے ہیں، یا کوئی ایسی سلسلہ ہے اس کی کیا لائے عمل آپ نے استعمال کیا، کیا حکمت عملی ہے؟ دہان کے فصل پہ بالکل جی یقینی طور پہ بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے. ان میں آپ کے بھورے دھبے ہیں، براؤن BLS جن کو ہم کہتے ہیں، براؤن لیف اسپاٹ ہے، آپ کا جراثیمی جھلساؤ ہے اور بکانی کی بیماری ہے. ان بیماریوں کا حملہ زیادہ تر ہوتا ہے. تو ہماری اپنے فارمر کو ایڈوائس ہوتی ہے کہ وہ نرسری سو کرنے سے پہلے ضرور بیج کو پھپھوندی کا زہر لگا کے کاشت کرے تاکہ وہ جو سیڈ بورن ڈیزیزز ہیں ان کا تدارک جو ہے ان کو یقینی بنایا جا سکے. باقی ہم اپنے چونکہ ہمارے فیلڈ فارمیشن جو ہے فیلڈ اسسٹنٹ ہے، ہمارا زراعت آفیسر ہے، وہ فیلڈ میں موجود ہوتا ہے اور وہ فارمر کو اس کا کھیت کا معائنہ کرنے کے بعد وہ تجویز کرتا ہے کہ کس بیماری کے لیے کون سی دوائی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگی. یعنی کہ آپ کا ایک فیلڈ آفیسر ہے اور جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جی وہ آپ انیشل سٹیج پہ ہی اس کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ نرسری سے پہلے جو آپ نے جو ہے نا پھپھوندی کا جو ہے وہ سپرے کرنا ہے. اگر ان کیس وہ سپرے کرتا ہے یا نہیں کرتا یا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج ہے کہ اگر وہ سپرے نہیں کرتا تو پھر آگے علاج ہے ہی نہیں کسی بیماری کا، مطلب اگر کوئی لگ جائے تو؟ جی بالکل ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو ہمارے سیڈ بورن ڈیزیزز جو ہیں جن کو ہم بولتے ہیں کہ جو ان کے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے جو کہ بیج کی وجہ سے وہ بیماری آگے چلتی ہے، تو اس میں ہماری یہ اپنے فارمر کو ایڈوائس ہوتی ہے کہ اس کو کے تدارک کے لیے اس کو لازمی طور پہ اپنے بیج کو پھپھوندی کا زہر لگانی چاہیے. تو لیکن بعد میں بھی ظاہر ہے ہمارا فیلڈ فارمیشن ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے،
विलेज लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, तो वो एडवाइजरी देते हैं अपने किसान को कि उन्होंने उस बीमारी का तदारुक कैसे करना है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये अक्सर बेशतर सुंडियाँ निकलती हैं उसमें से ना, चावल आ भी जाते हैं उसमें, फिर भी सुंडियों होती हैं। वो सुंडियों का क्या मतलब मामला है कि अब मतलब छटने तक, उसके बाद जब तक चावल आते हैं, घर में भी एक चावल आ जाए तो उसमें भी सुंडियाँ मौजूद होती हैं, इसका नहीं कोई हल है? मतलब कि या कि ये पड़ती बाद में है? जी, ये उस वक्त तो नहीं जो बीमारी, वो आप और सुंडियों की बात कर रहे हैं जो पकने के बाद आती हैं, लेकिन ये जो फसल जब खेत में होती है तो उस पे भी कीड़ों मकोड़ों का हमला होता है, जिसमें तने की सुंडियाँ हैं। तो उसके लिए हम अपने किसान को एडवाइस करते हैं कि वो कार्टेप जो है वो 9 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से वो इस्तेमाल करें, ताकि उन जो सुंडियाँ हैं फसल पे उनका जो हमला है उसके तदारक को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तो बड़ी जिद्दत आ गई है ज़राअत में, टेक्नोलॉजी में, और बाहर से बड़े इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो धान की फसल का जो पौधा है या जो भी है वो मैनुअल तरीके से लेबर लगा रहे हैं, और फिर कई दफ़ा उन्हें लेबर अवेलेबल नहीं होती, वो कहते हैं जी लेबर नहीं मिल रही, और फिर उसके बाद उनकी वो फसल रह जाती है। आया कि क्या इसके लिए कोई जदीद टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है, कोई हमें हुकूमत, कोई मतलब हुकूमत की तरफ से या महकमा ज़राअत की तरफ से काश्तकारों को कोई ऐसी सब्सिडी दी जा रही है या कोई ऐसी मशीनरी प्रोवाइड की जा रही है जो धान की फसल को लगाने के लिए मौसर हो? जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत की ये कोशिश है कि रवायती काश्त से हट के मशीनी काश्त को फ़रोग़ दिया जाए। इस सिलसिला में पंजाब के 15 अज़ला में एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एनहांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। तो धान का मनसूबा इजाफा पैदावारी, उसके तहत हम अपने किसानों को राइस ट्रांसप्लांटर के ऊपर और नर्सरी रेजिंग मशीन के ऊपर खती रकम कोई 50% जो है उसकी जो कीमत है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ताकि मशीनी काश्त को फ़रोग़ दिया जाए। और अक्सर जो हमारी धान की फसल है उसकी पैदावार की कमी की एक बड़ी वजह ये है कि पौधों की मतलूबा मिक़दार जो है वो पूरी नहीं होती। तो ये जो हमारा मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है, इससे धान के मतलूबा जो पौधों की मिक़दार है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। मैं कहा था डबल कर लें। डॉक्टर साहब, ये जो अपना आपने बताया ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी किस तरह काम करती है? मतलब कि एक लेबर जिस तरह काम कर रही है उस तरह मशीनरी में, इन दोनों में फ़र्क है? कोई लेबर जिस तरह काम कर रही है जिस तरह मशीनरी काम कर रही है, इसको कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं आप किसी काश्तकार के साथ, या इसका क्या तरीक़ेकार है? जी, जो रवायती तरीका काश्त है उसमें तो साइल में नर्सरी सो की जाती है, लेकिन ये जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग है इसमें ट्रेज़ में नर्सरी तैयार की जाती है, और फिर वो ट्रेज़ जो हैं वो ट्रांसप्लांटिंग मशीन जो है उस पे शिफ्ट किए जाते हैं, और उसके तहत जो है वो नर्सरी जो है उसको खेत में मुंतकिल किया जाता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो पौधों की मतलूबा मिक़दार है वो हम हासिल कर लेते हैं। जब आपके पौधों की मतलूबा मिक़दार पूरी होगी तो फिर आप पैदावारी अहदाफ जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये ज़्यादा मतलब मौसर है या कि मैनुअल तरीका जहाँ लेबर लगाती है वो ज़्यादा मौसर है? जी नहीं, बिल्कुल जो मशीनी काश्त है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें आप प्लांट पॉपुलेशन जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, और जो मैनुअल तरीका है उसमें चूँकि आए दिन रोज़ बरोज़ हमें लेबर का बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि उस तरीक़ा काश्त से पौधों की मतलूबा मिक़दार जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मशीनरी इस्तेमाल की जाए तो उसकी पैदावार ज़्यादा है, बजाय कि जो लेबर इस्तेमाल होती है उसकी पैदावार कम है?
जी पिछले 3 साल से हम ट्रायल्स जो हैं वो करवा रहे हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में मशीनी काश जो है वो हो रही है, और हमने जो रिज़ल्ट कलेक्ट किए हैं उनके मुताबिक 8 से 10 मन का फ़ी एकड़ पैदावार जो है मशीनी काश के ज़रिए ज़्यादा हासिल की गई है। अच्छा, यानी कि 8 से 10 मन, यानी कि मशीनरी जब इस्तेमाल होती तब वो ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ के लेबर मतलब लगी हो। अच्छा, इसमें आप काश्तकार को किस तरह एजुकेट कर रहे हैं, उसको किस तरह सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको किस तरह बता रहे हैं कि आपकी काश्त इस तरह ज़्यादा हो सकती है, और उसको मशीनरी किस तरह प्रोवाइड हो रही है? क्या वो खुद ख़रीद रहा है या महकमा ज़राअत उसको प्रोवाइड कर रहा है या कोई और तरीक़ेकार है, उसके ज़रा बताएं हमें। जी शुरू में फार्मर ज़रा रिलक्टेंट था इसको अडाप्ट करने पे, लेकिन अब चूँकि वो इस प्रोजेक्ट का 3रा साल है तो कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब जहाँ पे भी हमने मशीनी काश्त के ज़रिए धान की फसल काश्त करवाई है, तो जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज़ के फार्मर्स हैं, जब उन्हें फार्मर से ये फीडबैक मिला है कि मशीनी काश्त से पैदावार में इजाफ़ा होता है, तो वो भी अब उनका भी शौक़ जो है मशीनी काश्त के लिए उसमें इजाफ़ा हुआ है, और इस सिलसिला में हम हर साल इसका बाकायदा एडवर्टाइज़ करते हैं, फार्मर से दरख्वास्तें वसूल करते हैं, और फिर एक कमेटी के ज़रिए उसकी साफ़ और शफाफ तरीके से कुरानंदाज़ी होती है, और कुरानंदाज़ी के बाद जो खुशनसीब फार्मर्स हों उनको ये इम्प्लीमेंट्स जो है वो अलाट किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, अपना फार्मर्स जो हैं, वो जो खुशनसीब फार्मर्स हैं जिनका वो कुरानंदाज़ी के ज़रिए नाम निकलता है, उसको आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट अलाट कर देते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पे, या फिर कोई क्या और कोई इसकी हिकमत अमली किस तरह आप उसको मतलब के अलाट करते हैं? जी इसमें जो 50% शेयर है वो फार्मर का होगा, और 50% जो है वो गवर्नमेंट उसको देगी। यानी कि 50% गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी, ये इसकी खुशनसीबी है, और 50% जो है वो खुद पेमेंट जमा करवाएगा। उसका 50% का कोई मिलता है कोई बैंक से लोन वगैरह या इस तरह को वो ले सकता है अगर उसके, क्योंकि ये लाजिम बात है, ये तो इक्विपमेंट बड़ा महंगा होगा इस चीज़ का। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री लोन की जो है वो फार्मर को फैसिलिटी दी हुई है, और वो बिल्कुल ले सकता है लोन, और लोन लेके वो ये परचेज़ कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि धान की फसल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फसल है, यानी कि समझ लें कि ये सबसे ज़्यादा है, इसने बाहर एक्सपोर्ट भी होना होता है, इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। इसके लिए जो यूरिया है, जो मतलब जिंक है, जो ज़हर मारदवियात है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इस पे कोई हुकूमत ने कोई सब्सिडी दी है कोई काश्तकार को, कोई आसानियाँ पैदा की हैं काश्तकार के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको काश्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगा सके? जी बिल्कुल, जो मखसूस ज़हरें हैं उन पे बिल्कुल सब्सिडी दी जा रही है, और जिंक पे भी 1000 तक की सब्सिडी जो है वो दी जा रही है, और वो 10 एकड़ तक कोई भी फार्मर जो है वो सब्सिडी ले सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना खाद का मसला हुआ है, क्योंकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो अपना काश्तकार है उसको खाद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से फसलें जो है वो तबाह हो रही हैं, क्योंकि टाइम से खाद नहीं मिल रही उसको, और वो अगर टाइम से नहीं मिलेगी तो फसलें उसकी तबाह हो जाएंगी। इसके लिए महकमा ज़राअत पंजाब का क्या इक़दाम है कि मतलब कि जो खाद है वो टाइम से मिले और पूरी प्रॉपर मिले? इसके लिए कोई आपने कोई शेड्यूल जारी किया है, या जो जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है या जो ओवर चार्ज कर रहे हैं, इसके लिए क्या इक़दाम किए हैं महकमा ज़राअत ने? जी हमारा जो एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स का ऑफिस है, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जो है, जो कि 0300 29 55539 है, उस पे कोई भी फार्मर अपनी कंप्लेंट, उसको खाद की अवेलेबिलिटी के मुतल्लिक है मसला, उसको ओवर चार्जिंग के मुतल्लिक है कि अगर उससे कोई डीलर जो है वो नोटिफाइड रेट से ज़्यादा ले रहा है तो वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है, जिस पे हमारे जो असिस्टेंट कंट्रोलर हैं और डिप्टी कंट्रोलर वो विद इन 24 आवर्स उस पर एक्शन लेंगे और उसकी जो कंप्लेंट है उसको रिज़ॉल्व करेंगे।
اس کو اویلیبل بھی ہوگی کھاد اور نوٹیفائڈ پریسز پہ ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتایا ٹول فری نمبر ہے، اس پہ آپ کال کرتے ہیں، اس کا کیا پروسیجر اگر کال اٹینڈ 24 آورز میں نہیں ہوتی یا کس طرح ہوتا ہے، یا کہ اگر جو اس کمپلین کا جو حل ہوتا ہے وہ آیا کہ کاشتکار کو کس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ میرا حل ہو گیا، یا آپ جا کے آفیسر رابطہ کرتا ہے، یا اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی ہم نے اس نمبر کو وائڈلی پبلسائز کیا ہوا ہے۔ ہمارے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کی ویجیٹیبل مارکیٹ ہے، آپ کی گرین مارکیٹ ہے، پیسٹیسائڈس کی شاپ ہیں، فرٹیلائزر کی شاپ ہیں، جہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فارمر جو ہے وہ فریکوینٹلی وزٹس کرتا ہے، وہاں پہ ہم نے فلیکسز لگوائی ہوئی ہیں، اور ان کے ہر شاپ کے اوپر جو ہے اس کی فلیکس جو ہے اس نمبر کی ڈسپلے کی گئی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو بھی اس کی کھادوں کی اویلیبلٹی یا ان کے ریٹ سے متعلق کوئی بھی شکایت ہو تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بندے کو آپ نے ڈیلر کو یا کسی کو ذخیرہ اندوزی میں پکڑ لیا یا اوور چارجنگ میں پکڑ لیا، تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آگے؟ یعنی کہ آپ کا کیا پروسیجر ہے اس کو سزا دینے کا، یا کیا اپنا آپ اس کے اوپر کرتے ہیں، یا پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، یا کیا آپ کا اپنا کوئی محکمہ زراعت کا کوئی مطلب ہے ایسا سسٹم جس کے تھرو اس کو سزا ملتی ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا بیان کیجئے گا۔ جی بالکل، جب ہم کسی کو اوور چارجنگ میں پکڑتے ہیں تو پہلے ہمارا سب سے پہلے جو اقدام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس نے کسان سے جتنی اس کے پاس اوور چارجنگ کی جو رقم ہے وہ ہم واپس کسان کو دلواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں استغاثہ تھانے میں دیا جاتا ہے، اس پہ FIR رجسٹر کروائی جاتی ہے، اور اس کی مکمل کیس کی پیروی کی جاتی ہے تاکہ اس کو اس کے اگینسٹ سٹرن ایکشن ہو اور وہ آئندہ اس قسم کا اقدام جو ہے وہ نہ اٹھائے۔ اچھا، کوئی موقع پہ بھی کوئی فائن کیا جاتا ہے، کوئی موقع پہ جرمانہ کوئی ایسا، یا کوئی موقع کی سزا، یا کوئی سیل کرنا دکان کا، وہ بھی ہے آپ کے کوئی قانون میں؟ جی ہمارے کچھ جو آفیسرز ہیں، ہمارے اسسٹنٹ کنٹرولر اور ڈپٹی کنٹرولرز، دے آر کنفرمنٹڈ ود میجسٹریل پاورس، وہ ایز اے پوائس کنٹرول میجسٹریٹ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر تو کسی اسسٹنٹ کنٹرولر کے پاس پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کے اختیارات ہیں تو وہ موقع پہ فائن بھی کر سکتا ہے، اور ایک وقت میں وہ 1 لاکھ تک فائن کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تاکہ فارمر کو نوٹیفائڈ ریٹس پہ کھاد کی فراہمی جو ہے اس کو انشور کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر میں کاشتکار کو کیا پیغام دیں گے کہ اس کی فصل جو فی ایکڑ ہے اس کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو سکے، وہ منافع زیادہ کما سکے اور وہ زیادہ خوشحال ہو سکے؟ جی میری اپنے کسان سے گزارش ہوگی کہ وہ محکمہ زراعت کے ساتھ اپنا ربط بڑھائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ محکمہ زراعت اسی کے عملہ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے، کاشت سے لے کر برداشت تک جتنے مراحل ہیں، خواہ اس نے اپنا سیڈ کی سلیکشن کرنی ہے کہ وہ کون سا بیج استعمال کرے، تو تب محکمہ زراعت اسی کے عملہ سے رابطہ کرے، متناسب کھادوں کے استعمال کے لیے محکمہ زراعت اسی کے عملہ سے رابطہ کرے، بیماریوں کے تدارک کے لیے ضرور جو ہے اور ان کی تشخیص کے لیے محکمہ زراعت کے عملہ سے رابطہ کرے۔ اور میری درخواست ہوگی اپنے کسان سے کہ وہ منوعاً جس طرح کے محکمہ زراعت اسی کی سفارشات ہیں ان پہ عمل کرے، وہ بروقت کاشت کرے، وہ متناسب کھادوں کا استعمال کرے، اور بیماریوں کے تدارک کے لیے مؤثر جو ہے وہ زہروں کا استعمال کرے، اپنے کراپ روٹیشن جو ہے فصلوں کے اس کو کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسے جس مرحلے پہ بھی جو کوئی مشکل پیش آئے اس کی فصل سے متعلق تو وہ اپنے محکمہ زراعت توسیع کے عملہ سے رابطہ کرے۔
جب وہ یہ کر پائے گا تو انشاءاللہ یقینی طور پہ ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ بڑھے گی. انشاءاللہ جب فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی تو کسان خوشحال ہوگا. جب کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسان کو آپ کے ساتھ لائزون رکھنا چاہیے اور مطلب اس کو جو ہے ساری باتیں آپ سے پوچھ کے کرنی چاہیے، ایجوکیشن لینی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی سننے میں آ رہی ہے جو کاشتکاروں کو، فارمرز کو بڑی پرابلمز آ رہی ہیں. جو ناقص سیڈ ہے، ناقص جو بیج ہے اور ناقص جو ادویات ہیں وہ بھرمار لگا ہوا ان کمپنیز کا. آیا کہ محکمہ زراعت کی طرف سے کوئی ایسے پیسٹیسائڈس کمپنیز، کوئی یوریا کمپنیز، کوئی سیڈز کمپنیز کا کوئی رجسٹریشن یا کوئی اپرووڈ ایسی کوالٹی کی اپروول لسٹ کوئی ہے ایسی جو کہ کاشتکار کو دی جائے کہ آپ نے یہاں سے سیڈ خریدنا ہے، یہاں سے پیسٹیسائڈز خریدنی ہے، یہاں سے یوریا لینا ہے، یہ اپرووڈ ہیں، یہ کوالیفائی کرتے ہیں، ہمارے ادھر یہ بالکل اپرووڈ ہے اور یہ ہمارے معیار کے بالکل مطابق ہے. آیا ایسی کوئی ہے؟ کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے لیے کوئی محکمہ زراعت کی کوئی لائے عمل بنایا اس نے؟ جہاں تک سیڈ کا تعلق ہے جی، اس کی ریگولیشن کے حوالے سے ہمارا فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور اگر کوئی ناقص بیج ہو تو وہ اس پہ ایکشن کرتے ہیں. جو ہماری پیسٹیسائڈز ہیں وہ بالکل جو ڈیلرز ہیں وہ دے آر ڈیولی لائسنسڈ ود دا ڈپارٹمنٹ. وہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، ایگریکلچر پلانٹ پروٹیکشن، تو ان کے وہ لائسنس ہولڈر ہوتے ہیں. اور وہ پلانٹ پروٹیکشن والے جو ہمارے دوست ہیں وہ اس پہ باقاعدہ چیک رکھتے ہیں، اور ساتھ فارمرز کو ایگریکلچر ایکسٹینشن کا جو عملہ ہے وہ ایڈوائس دیتا ہے کہ وہ صرف جو رجسٹرڈ ہیں ڈیلرز انہی سے ہی پیسٹیسائڈ خریدیں، اور رجسٹرڈ کمپنیز کی ہی جو زرعی ادویات ہیں وہ استعمال کریں. ان سے ہٹ کے کوئی زرعی ادویات استعمال نہ کریں. بہت شکریہ جی. جی بالکل بہت شکریہ. ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جوید اختر پڈیار صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع گجرانوالہ تھے، اور وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بڑا ہی ان کا یہ آخری میسیج میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ قیمتی ہے کاشتکاروں کے لیے، کہ کاشتکاروں کو، کسانوں کو یہ چیز بالکل چاہیے کہ وہ محکمہ زراعت کے بغیر بالکل قدم نہ اٹھائیں. قدم قدم پر محکمہ زراعت کی جو ہے وہ ہیلپ لیں، مدد لیں، کیونکہ محکمہ زراعت ان کی ہیلپ کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی کاشتکاری کے پہلے مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک محکمہ زراعت کی جو ٹیمیں ہیں، جو افسران ہیں، جو فیلڈ ورک کر رہے ہیں، ان کی مدد حاصل کریں. ان سے یہ پوچھیں کہ پہلے مرحلے میں کس طرح ڈیل کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے. جو پیسٹی سائیڈ ہے وہ بتائیں کہ کون سی معیاری ہیں، کون سی غیر معیاری ہیں، ان میں پہچان کریں. محکمہ زراعت کی ہیلپ لیں. جو کہ یوریا ہے وہ کھاد کون سی ڈالنی ہے، جو اپرووڈ ہیں وہ بھی مطلب کہ محکمہ زراعت کو پتہ ہے. محکمہ زراعت کی پوری مدد کے ساتھ یہ سارے کام کریں. کاشتکاروں کو یہ بالکل بہت اہم پیغام ہے ہمارا، کہ ہم اپنے کوہ نور چینل کے توسط سے بھی ایک پیغام دیں گے کہ بالکل محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے کسان کو کام کرنا چاہیے. اگر اس کو زیادہ پیداوار چاہیے، اگر اس کو زیادہ کاشتکار جو پیداواری کرنی ہے، اگر اس کو زیادہ پروفٹ کمانا ہے، اگر اس نے زیادہ خوشحال رہنا ہے، تو محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر کام کرے. کیونکہ محکمہ زراعت کے پاس ایسے جدید آلات ہیں، ایسے جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ فی ایکڑ پیداوار آپ کی زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتی ہے. اس وقت میں آپ کو کہوں گا کہ پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، پروگرام ابھی جاری ہے. کیونکہ ہم جہاں پر آئے ہیں، جس کھیت میں ہم لوگ موجود ہیں، اس کے کسان سے بات کریں گے. ہم لوگ کسان سے یہ بات کریں گے کہ وہ محکمہ زراعت کے ساتھ کس طرح مستفید ہو رہا ہے، محکمہ زراعت اس کے ساتھ کس طرح کا تعاون کر رہی ہے. آیا کہ جدید ٹیکنالوجیز اس کی سمجھ میں آ رہی ہیں، آیا کہ محکمہ زراعت کو اس کے توسیع کی ضرورت ہے، محکمہ زراعت اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ دے رہا ہے، یا کہ وہ محکمہ زراعت کے جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں یا جو بھی وہ بتاتے ہیں اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ فارمر موجود ہیں یہاں پر، جن کے ہم یہاں پہ فصل میں جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ فارمر موجود ہیں جن کے
पीछे लहलहाते हुए खेत आपको नज़र आ रहे होंगे और सोनी धरती पे जो हमारे खेत हैं वो हमारी ग्रीनरी हैं, हमारा मान है और हम लोग हमारा है ही ज़री मुल्क है और ज़राअत जो है हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हम हमारे साथ जो फार्मर मौजूद हैं इनसे पूछेंगे कि आया कि महकमा ज़राअत के साथ ये क्या तावन कर रहे हैं और महकमा ज़राअत इनके साथ क्या तावन कर रहा है, महकमा ज़राअत से ये किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, यानी कि महकमा ज़राअत के मशवरों पे ये अमल कर रहे हैं क्या कि पहले महकमा ज़राअत पे ये अमल करते थे। ये सारी बातें इनसे आज पूछेंगे फार्मर से और आपको इनका जवाब लेके देंगे। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि महकमा ज़राअत जो है उससे पहले आप महकमा ज़राअत के साथ काम नहीं कर रहे थे तब, और अब जब महकमा ज़राअत के साथ आप काम कर रहे हैं तब का और अब का क्या फ़र्क पड़ा आपकी जो काश्तकार जो काश्त करते हैं फसल उसकी फ़ी एकड़ पैदावार में? जी तो हाँ, बहुत अच्छा सवाल ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਾਹ ਹਰ ਫਸਲ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50% ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ महकमा ज़राअत दे नाल अटैच रहन और फसल की पैदावार बेहतर तो बेहतर कर सकन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अभी ये धान का सीज़न आ गया है, ये धान की फसल उगाएंगे, इसके लिए कोई आपको लेबर का सुना मसला है। अच्छा, इसके लिए महकमा ज़राअत आपके साथ क्या तावन कर रही है? कोई लेबर प्रोवाइड कर रही है या कोई मशीनरी प्रोवाइड कर रही है? इसके लिए महकमा ज़राअत आपके साथ क्या तावन कर रही है? जी ये सानू बहुत ज़्यादा मसला है लेबर का ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਮੀਦ है। अच्छा, यानी कि वो महकमा ज़राअत ने आपको मशीनरी प्रोवाइड की है और उसके साथ आप जो है वो फसल को जो जब आप काश्त करेंगे तो इसमें फ़ी एकड़ पैदावार में भी इजाफा होगा। जी हाँ, बहुत ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੀ ਏਕੜ 10 ਕੁ ਮਣ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, अब महकमा ज़राअत के जो लोग हैं आपके साथ, मतलब जो इनके ऑफिसर फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो उसमें वो आपके पास रोज़ाना डेली आते हैं या हफ्ते बाद आते हैं या महीने बाद आते हैं? इसकी क्या मतलब, या जब आप बुलाते हैं तब आते हैं, क्या मतलब उनकी रूटीन है आपकी फ़सल चेक करने की और किस तरह मतलब उनकी रूटीन बनाई हुई है आपने? जी वो हर माह आते हैं साढ़े कोल और सानू बकायदा कॉल करते हैं। उन तो पहला सानू याद भी नहीं होता तो वो साढ़े कोलों कॉल करते हैं, सानू आंदे ने जे असीं तुहाडे कोल आउण लगे हाँ तो तुसीं उत्थे अपने डेरे ते रहो। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, यानी कि आपने नाज़रीन देखा कि फार्मर हमारे साथ मौजूद थे और इन फार्मर का भी यही कहना है कि महकमा ज़राअत के साथ जब ये पहले काम कर रहे थे तब इनके साथ जो मामला था वो और था और जो अब काम कर रहे हैं तब मामला और है। जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर जहाँ पर महकमा ज़राअत की तरफ से काश्तकार को इनाम मिला है, 3 लाख रुपया इनाम मिला है। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह मतलब महकमा ज़राअत की तरफ से जो उनके मशवरे थे उन पर अमल किया और उनसे मुस्तफ़ीद हुए और इनाम के हकदार हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई? जी मैं कयूम अकरम हूँ, गुजरांवाला से मेरा तल्लक है, तहसील मेरी राहवाली है और मैंने इस दफ़ा गंदम अकबर 2019 काश की थी। उसमें अल्लाह के फजल करम से मेरी जौन सी पैदावार है वो 91 मन एवरेज आई है। 5 एकड़ का प्लाट था, 91 मन मेरी एवरेज आई है और गुजरांवाला में मैंने पहली पोजीशन हासिल की और महकमे की तरफ से मुझे 3 लाख रुपया इनाम मिला है। और
मैं महकमे की तरफ के हदायत के मुताबिक जौन सा अमल करता रहा हूँ, इस वजह से मेरी पैदावार में इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे काश्तकारों को पैगाम? काश्तकारों को यही देंगे कि महकमा जो चीज़ आपको बोलता है, आगाह करता है, उसके ऊपर ही अमल करना चाहिए, तो फिर ही पैदावार में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह पैदावार में इजाफा करें महकमा ज़राअत के साथ मिलकर, और आप भी इनाम के हकदार हों और इसी तरह पैदावार बढ़ाते जाएं। काश्तकार जो है अपना पैदावार बढ़ाए, अपना प्रॉफिट बढ़ाए और खुशहाल हो। जी, हम लोग इस वक्त मौजूद थे यहाँ पर एक खेत में, और हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जवेद अख्तर साहब जो महकमा ज़राअत तहसील गुजरांवाला, और हमारे साथ यहाँ के जो फार्मर हैं वो मौजूद थे। हमने आपको इन दोनों की बातें सुनवाई, महकमा ज़राअत किस तरह काम कर रहा है और फार्मर के लिए कितना हेल्प आउट कर रहा है, और जो फार्मर है वो महकमा ज़राअत से किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहा है। ये सारी बातें आपने इस प्रोग्राम में सुनी, और ऐसे ही प्रोग्राम आइंदा भी लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को। अल्लाह हाफिज़।